तो ये जो सिलेंडर का पकड़ी है इस पे 1120 लिखा है। ये सिलेंडर जहां कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में 400 रुपए का मिल रहा है, 500 रुपए का। यहाँ आपको 1120 का मिल रहा है। महंगाई का आप बहुत सामना कर रही है ना, है ना? तो महंगाई देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि आपको घबराहट होती है जब कुछ खरीदना पड़ता है, कोई बीमार पड़ जाता है, घर में मरम्मत करनी पड़ती है तो घबराहट होती है ना। खास तौर से कोई बीमार होता है तो इलाज कैसे कराएंगी, है ना? तो देखिए देश में जो सरकार है मोदी जी की, अब 10 साल से देश में भी है और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है। मतलब केंद्र की भी सरकार, प्रदेश की भी सरकार भाजपा की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके जीवन में तरक्की आई है इन 10 सालों में? नहीं आई। आपके जीवन में तरक्की आई है? आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? बढ़ गई हैं। क्या क्या मुश्किलें बढ़ी हैं? बेरोजगारी आज देश में चरम पे है। 35 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। जरा हाथ उठाओ, कौन कौन बेरोजगार है? सभी सभी। तो ये हालत है, देखिए ये हालत है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। पद है, उनको भरने का काम नहीं किया है। साथ साथ महंगाई बढ़ रही है। उसके साथ साथ यहाँ कोई किसान है? कौन है किसान? हो कमा पा रहे हो खेती से? क्योंकि हर खेती के सामान पर टैक्स लगा हुआ है। जीएसटी का टैक्स लगा है। आवारा पशु खेत चल रहा है, रात को आपको आवारा पशु से पहरेदारी करनी पड़ती है। दिन में आप मेहनत करते हो फिर भी कमाई पूरी नहीं होती। खाद के जो सरकारी वितरण केंद्र है वो लगभग बंद हो चुके हैं और प्राइवेट में ही मिलता है और वो भी पूरी तरह से नहीं मिलता। तो खेत से आप कमा नहीं रहे हो, रोजगार आपके लिए बन नहीं रहे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो फिर किसको जिताओगे चुनाव? मोदी जी को फिर से? मोदी जी की सारी नीतियां जो है बड़ी बड़ी खरपतियों के लिए है। सारे देश की जो संपत्ति है वो सारा इनको पकड़ा रखा है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश का बिजली, देश का पावर, सारा बड़े बड़े खरबपतियों को दे रखा है। और उनके 16 लाख करोड़ रुपए माफ भी कर दिए। अब आप मुझे बताओ, बड़ा खरबपति कर्ज लेता क्यों है? वो तो उसके पास हजारों करोड़ रुपए है। वो कर्ज इसलिए लेता है कि उसका बिजनेस बड़ा हो जाए। पहले से हजारों करोड़ बन रहे हैं और थोड़े बन जाए हजारों। अब आपने इनके तो कर्ज माफ कर लिए 16 लाख करोड़ रुपए, और किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया। किसान कर्ज क्यों लेता है बहनें बताओ? बच्चे की शादी होती है, बच्चे को पढ़ाना है, कोई बीमार पड़ जाता है, खेत का नुकसान हो गया, बाढ़ आ गई, भुगतान नहीं हुआ, तभी कर्ज लेता है। जीने मरने का सवाल होता है तभी कर्ज लेता है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे किसान हैं, मैं उनके घर गई हूं, उनके परिवारों से मिली हूं, जिन्होंने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था और चुका नहीं पाए, आत्महत्या कर ली कि अब कोई अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। मैं उनके घर गई हूं। मैं ऐसे किसान के घर गई हूं जो खाद के वितरण की कतार में खड़ा खड़ा गिर के मर गया। सेहत ठीक नहीं थी, गरीब था, खेत खराब हो गए थे, सोच रहा था कि खाद लूंगा, थोड़ा सा और उपज करूंगा, कोशिश करूंगा, कर्ज लिया हुआ था। घर नहीं आया 2-3 दिन के लिए, क्योंकि सोचा मैं यहाँ से हट जाऊंगा तो कहीं खाद का वितरण हो जाए, मुझे मिलेगी नहीं। बेटी गई कहने के लिए पानी पी लो, पिताजी कुछ खा लो, आ जाओ घर, मना किया, वहीं पे गिर के मर गए। ये स्थिति है आपकी। और वहां बड़े बड़े खरबपति ऐसा जश्न मना रहे हैं, उनकी शादियां आपने देखी?
वीडियो आए थे, देखी। अब मैं ये नहीं मना कर रही कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, चलो मनाओ, जश्न करो, शादी, लेकिन अगर सारी संपत्ति देश की है और तुम्हें कर्ज माफ हो रहे हैं और देश का किसान खाई में है और उसका कर्ज माफ नहीं हो रहा है, तो ये बात बहुत गलत है, बहुत गलत बात है। आज जो आप सबके साथ हो रहा है वो अन्याय है पूरी तरह से। आप बड़ा करते हैं बच्चों को, मेहनत कर करके बच्चों को पढ़ाते हैं। आज देखिए, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता। वो गया जमाना जिसमें बच्चा जैसा ही बड़ा होता है उसको खेती में मजदूरी कराओ, वो जमाना गया। अब छोटा सा छोटा गांव होगा, गरीब से गरीब परिवार होगा, वो चाहेगा कि अपना बच्चा शिक्षित बने और रोजगार लाए ताकि भविष्य मजबूत बने। तो आप खूब पढ़ाते हो, लिखाते हो, मेहनत करते हो, कर्ज भी ले लेते हो इसके लिए, लेकिन बच्चा पढ़ लिख के भी क्या करे? बीएससी है, बीटेक है, एमएससी है, फिर भी बेरोजगार है, फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं देश में? क्योंकि मोदी जी की जो 10 साल की सरकार है और योगी जी की जो 10 साल की सरकार है, वो सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए सारी नीतियां बना रहे हैं। समझ लीजिए, आप खरीद रहे हैं गैस 1120 रुपए में, कर्नाटका और तेलंगाना में पता करिए 500 रुपए का गैस सिलेंडर है। वहां की महिलाएं हैं जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार आज 3 प्रदेशों में है, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में 2000 रुपए हर महीने डाले जा रहे हैं। सरकार डाल रही है, हमारी सरकार डाल रही है। महिलाएं कर्नाटका में मुफ्त की यात्रा कर रही हैं, बस में जाती हैं, मुफ्त होता है, 1 पैसा नहीं देना पड़ता। खिल रही हैं, तीर्थ यात्रा जा रही हैं, मायके जा रही हैं, रिश्तेदार से मिलने जा रही हैं, 1 पैसा नहीं देना पड़ता। हमारी वहां पे सरकार थी छत्तीसगढ़ में, ये आवारा पशु की जो आपकी समस्या है वहां पे हल कर ली। वहां पे मजबूत गौशालाएं बनाई, उसमें पानी, चारा, सब सुविधाएं दी। गौशालाओं के साथ महिला के स्वयं सेवा समूह जोड़ दिए, तो महिलाओं को रोजगार वहीं गौशालाओं में दिया। जो दूध मिल रहा था उससे नई नई चीजें बनाना, उनकी पैकेजिंग करके उनको बेचना। महिलाएं गौशालाओं से ही 60-70 हजार रुपए कमा रही थी। मैं मिली हूं ऐसी महिलाओं से, ऐसे ही नहीं कह रही, मैं मिली हूं। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी हम ये काम दिखाया कि क्या क्या काम कर रहे थे, किस तरह से बना रहे थे अच्छी अच्छी मिठाइयां और बेच रहे थे, और तमाम चीजें, सिर्फ मिठाइयां नहीं। उसके अलावा हमारी सरकार ने कहा कि हम गोबर खरीदेंगे जनता से। तो जनता ने जब सुना कि सरकार गोबर खरीदेगी, जानवर रखना शुरू किया। सरकार ने गोबर खरीदा, गोबर से गोबर गैस बनाकर आपके गांव में भेजा, समस्या हल। जानवर भी खुश, जनता भी खुश, सरकार भी खुश। तो नियत होनी चाहिए भाई और बहनों, समस्याओं को हल करने की नियत। राजस्थान में हमारी सरकार थी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम लोग दे रहे थे, तो 25 लाख तक जितना भी इलाज था मुफ्त में था। यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार क्या दे रही है? आप बीमार पड़ते हो, कोई सुविधा है? वहां मैं ऐसे लोगों से मिली, राजस्थान में हमारी सरकार में ऐसे लोग थे, गरीब लोग थे, हार्ट का ऑपरेशन किया था, बहन 1 पैसा नहीं दिया। ब्रेन की सर्जरी की, कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट हो रहा था बगैर 1 पैसे का खर्चा। खर्चा सिर्फ क्या था? अपना वो पहचान पत्र बनाना था, बस। ये हो रहा था हमारे प्रदेशों में, और आज जहां जहां सरकार है वहां हो रहा है। तो इतना मुश्किल नहीं है आपकी समस्याओं को सुलझाना। ये विचारधारा की बात है, नियत की बात है। अब देखिए हमारी विचारधारा क्या है। हमारे पिताजी पंचायती राज लाए देश में, उसमें 33% महिलाओं को भी आरक्षण दिया। सोच क्या थी कि प्रधान मजबूत बनेगा, प्रधान को जो गांव के कार्य हैं उसके लिए हम डायरेक्ट पैसा भेज देंगे,
तो जो गांव में अगर कुएं को ठीक करना है, सड़क को ठीक करना है, कोई और काम है विकास का, तो प्रधान खुद करा सकता है, उसको राशि केंद्र भेज देगी, ये सोच थी। आज देखा है आपने यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी है, इनकी सोच क्या है? प्रधानों को दबाना, धमकाना। एक निर्णय नहीं ले सकता प्रधान स्वतंत्रता से। वो निर्णय लेगा कि उसको यहाँ काम कराना है, तो ये लोग दबाव डालेंगे कि तूने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। आके मारपीट होगी, दबंगई होगी। ये सब फैला रखा है आपके पूरे जिले में। यहाँ जमीन छीन रहे हैं लोगों से। हमारी विचारधारा क्या है? मेरी दादी जी ने तो हजारों लाखों करोड़ लोगों को जमीन के पट्टे दिलवाए। आपकी सांसद थी यहाँ। ये लोग अहंकार से घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सबको डांटते चले आते हैं। यहाँ की सांसद आपकी प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, प्रेम से आपके बीच आती थी, आपके गांव-गांव जाती थी। मैं आज भी दूर दराज गांव में जाती हूँ तो कोई ना कोई बुजुर्ग मिलता है जो कहता है ये तुम्हारी दादी जी आई थी उस जमाने में। और ये लोग इतना अहंकार दिखा रहे हैं। कोटेदार की हालात देखो, 200-200 रुपए मिलते हैं कोटेदारों को अलग प्रदेशों में, यहाँ 90 रुपए मिल रहे हैं। ऊपर से वो भी पूरा नहीं मिलता क्योंकि बीच से अधिकारी ले लेते हैं। तो हर स्तर पर, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मिडिल क्लास का कोई हो, चाहे दुकानदार हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं, सब पिस रहे हैं किसी न किसी तरह से इस सरकार में। किसी के लिए नीति नहीं है। बड़े बड़े खरबपतियों के लिए सारी नीतियां। किसान कानून ला रहे थे, उन कानूनों से किसान और भी पिस जाता। आज बाढ़ आती है इतनी, यहाँ गंगा ब्रिज मेरी दादी जी ने बनवाया, यहाँ एनटीपीसी लगवाया, खूब विकास के कार्य हुए। अब यहाँ बाढ़ आती है। बाढ़ आती है, क्या आपको मुआवजा मिलता है? भुगतान नहीं मिलता। तो मतलब कैसे करोगे अब आगे जिंदगी के लिए? कैसे चलोगे? क्या सोच के आगे बढ़ोगे? बच्चे पढ़ भी लेते हैं, रोजगार भी नहीं मिलता, भविष्य में क्या है? तो फिर आप ऐसे जीवन जी रहे हैं कि अगले दिन का बस काम निकल जाए, फिर आगे हम देखेंगे। तो ये तो सही नहीं है ना। इतना बड़ा देश है, इतनी संपत्ति है, ये संपत्ति आपके हाथों में जानी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी में खास तौर से जो मेरे भाई राहुल गांधी जी हैं, जो आपके सांसद बनने जा रहे हैं और जो आपके प्रत्याशी हैं यहाँ से कांग्रेस के, उनकी सोच एकदम अलग है भाजपाइयों से। उनकी सोच ये है कि देश की संपत्ति देश के देशवासियों की जेब में वापस डालनी है। तो वो कुछ गारंटी लाए हैं। उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर, और फिर एक और यात्रा की मणिपुर से मुंबई। कुल 8000 किलोमीटर की यात्रा की, सिर्फ आपके बीच आने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और ये समझने के लिए कि ये 10 सालों की मोदी जी की सरकार ने किया क्या है। आपने वहां उस वैन पे देखा होगा, टीवी पे उधर वो चल रहे हैं। तो जब वापस आए तो उन्होंने कहा हमें ऐसी नीतियां लानी है अगर हमारी सरकार आए जिससे जनता के पैसे उनके जेब में जाए, जनता को न्याय मिले। क्या है ये नीतियां? इनको हम गारंटी बोलते हैं। सबसे पहली, बहनों सुन लो, जैसे हमारे प्रदेशों में 2-2 हजार रुपए खाते में जा रहे हैं, हम पूरे देश भर में जितनी भी गरीब परिवार हैं उनकी सबसे बड़ी महिला के खाते में 8500 रुपए हर महीने डालेंगे। 1 साल में 1 लाख रुपए बनेंगे। भैया कहते हैं कि अगर मोदी जी 22 खरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लखपति बना सकते हैं। हम करोड़ों महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना डालेंगे। हम करोड़ों युवाओं के खातों में कैसे? हम एक कानून लाएंगे कि जो स्नातक पास है उसका अधिकार बनेगा कि पहली नौकरी सरकार को देनी पड़ेगी।
मतलब ये सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें जो स्नातक पास होंगे उनको 1 लाख सालाना की नौकरी मिल जाएगी उन कारखानों में, और उससे आपका हुनर बढ़ेगा। इसके अलावा आपके पेपर लीक होते हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून आएगा। आप छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, 5,000 करोड़ का फंड हम दिलवाएंगे। उसमें से जो भी नवयुवक अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, चाहे महिला हो पुरुष हो, वो कह सकता है मुझे ये छोटा सा कारखाना शुरू करना है, और उसको सुविधा मिल जाएगी पैसों की। खेती के सारे सामान जो हैं उनसे हम जीएसटी हटा के उनको सस्ता कर देंगे। एक कानून लाएंगे कि अगर नुकसान होता है 30 दिन के अंदर अंदर भुगतान देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता नहीं है, सही दाम नहीं मिलता उपज के लिए। हम कानूनी अधिकार बना देंगे किसान का। कानून लाएंगे कि कोई भी सरकार आए, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही पड़ेगा। मैंने छत्तीसगढ़ की बात करी, आवारा पशु की बात करी। छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी, हमने किसानों का कर्ज माफ किया। हम पूरे देश भर में किसान के कर्ज माफी का एक स्थायी आयोग बनाएंगे, जिसमें जब जब आप संकट में होंगे आपके कर्ज माफ हो जाएंगे। आपको गांव में मनरेगा का हमने कार्यक्रम बनाया था। आपको याद होगा जब शुरू हुआ था तो मनरेगा में खूब पैसे थे और कमाई भी समय पे हो जाती थी। आज मनरेगा में पैसे नहीं मिलते, क्योंकि मोदी जी की योजना थी कि मनरेगा को बंद करना है। जब उनको लगा कि इसका बहुत रिएक्शन हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगी, तो उन्होंने सोचा कि मनरेगा में कम पैसे डाल के मनरेगा को कमजोर करेंगे। हमारी विचारधारा अलग है। हमने ही मनरेगा बनाया और हमने ही ये तय किया कि 100 दिन का रोजगार आपको मिलना आपका अधिकार है, इसीलिए मनरेगा शुरू किया। तो हम मनरेगा को मजबूत बनाएंगे, और सिर्फ गांव में नहीं, शहरों में भी मनरेगा कराएंगे। शहरी मनरेगा आएगा, जिससे शहर में भी 100 दिन का रोजगार आपका पक्का। इसके अलावा आज श्रमिक का शोषण होता है। जहां जहां जाता है ठेकेदार उसको मनमर्जी के पैसे दे देता है दिन के लिए, दिहाड़ी। हम कह रहे हैं कि दिहाड़ी पूरे देश में 400 से कम नहीं हो पाएगी, 400 से ऊपर ही होनी है। तो ये सारी हमारी गारंटी है, और हम कह रहे हैं कि जैसे हमारे कांग्रेस के प्रदेशों में आज भी हम करके दिखा रहे हैं, ये हम देश भर में करके दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि अगर सरकार जनता की सरकार होती है तो कैसे चलती है, जनता को सुविधा होती है उस सरकार से। आप जानते हो, यहाँ बड़े से बड़े प्रधानमंत्री आपके सांसद रहे, मेरी माताजी रही आपकी सांसद, तो कितना काम हुआ। अभी भी सांसद है। कोरोना में सबसे ज्यादा मदद उन्होंने यहाँ रायबरेली में और अमेठी में कराई। जो लोग पलायन करके फंस गए थे अलग शहरों में, उन सबको ढूंढ के घर वापस सही सलामत लाने का काम किया। इतने काम किए, जब सरकार नहीं है तब भी पूरी कोशिश करती है कि आपके लिए काम करें। लेकिन अगर सरकार आ जाए केंद्र में, तो ये सारी नीतियां लागू कर सकते हैं। ये पैसे आपके खाते में लाना, ये सब काम करना। तो बहुत जरूरी है कि सरकार केंद्र में आए। इसीलिए भारी से भारी बहुमत से राहुल भैया को जिताइए, ताकि यहाँ एक जो परंपरा आपने डाली है ना, आपकी जो राजनीतिक परंपरा है अमेठी रायबरेली की, मुझे बहुत पसंद है। इसमें चाहे आपका सांसद प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो, आपके गांव में आता है तो जानता है कि आप सवाल उठाएंगे, आप विकास मांगेंगे, आप बोलेंगे कि भाई मेरा बिजली का खंभा लगा दिया आपने, इसमें तार लगा लो, नहीं तो इस बार वोट नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी परंपरा है। इसका मतलब है आप जागरूक हो, आप सही निर्णय लेते हो, देश को राजनीतिक दिशा दिखाते हो।
आपकी पुरानी परंपरा है। 103 साल पहले यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया था, और जब वो आंदोलन हो रहा था तब मेरे परिवार के सदस्य यहाँ आए, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, ये सुन के कि भाई देखो रायबरेली क्षेत्र में किसान, गरीब किसान आंदोलन कर रहा है इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ। तो वो आए, अंग्रेजों ने नाकाबंदी की हुई थी सब जगह, वो ट्रक में भेड़ों के नीचे छुप के आए, मिले यहाँ किसान नेताओं से, मिलकर आंदोलन किया, यहीं पे सबसे पहले गिरफ्तार हुए, और वहां से एक रिश्ता शुरू हुआ आपके बीच और हमारे परिवार के बीच। और ये सेवा का रिश्ता है, समर्पण का रिश्ता है, प्यार और समर्थन का रिश्ता है। आप संकट में होते हो, हम सेवा करते हैं, हम संकट में होते हैं, आप मदद करते हैं। तो ये एक पुराना रिश्ता है, इसी को निभाने के लिए आज राहुल जी आपके प्रत्याशी बने हैं। उनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए। भगवान करे हमारी सरकार केंद्र में आए तो ये सारी नीतियां लागू हों और आपको लखपति बना पाए भैया। और मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, ये चीजें हमने करके दिखाई हैं, आज हो रही हैं, इसलिए कह रही हूँ, तो जान लीजिए। और बहने, एक और बात है, ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं आपके घरों में आके आपसे कसम खिलवाते हैं कि भगवान के नाम के लिए आप भाजपा पे वोट दो। इसको समझ लीजिए, इस बात को देखिए। भगवान का नाम अलग है, राजनीति और चुनाव अलग है। कोई वोट मांगे ना, अपने काम पे मांगे, काम के आधार पर वोट मांगे। आपके लिए काम किया है, वोट दे दीजिए, नहीं किया है मत दीजिए। कोई भगवान आपको आके ये नहीं कहेंगे कि इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो। भगवान ने हजारों सालों से सारे भगवान, संत, महात्मा, गुरुओं ने क्या कहा? सच्चाई का जीवन जियो, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, ईमानदारी से कमाई करो, ये कहा है। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि इस पार्टी को विजयी बनाओ या उस पार्टी को अपना वोट दो। आज भगवान आपके सामने आते तो यही कहते, जागरूक बन जाओ, जो अपने जीवन में देख रहे हो उसके लिए जो सुधार आ रही है उसके लिए उसको समर्थन दो। तो जागरूक बनना ही आपकी जिम्मेदारी है इस देश के प्रति। आपकी जागरूकता ने हमेशा इस देश को सही दिशा दिखाई है और देश को बचाया है। ये बात समझ लीजिएगा और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाइए। भैया का जो नंबर है मशीन पे, वो तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर का बटन दबाइए। जब तक आवाज नहीं आएगी मशीन से तब तक बटन मत छोड़िए, और फिर एक पर्चा निकलेगा। तो अगर आपने पंजे पे दबाया है तो पर्चे पे भी पंजा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, आप ध्यान से देख लीजिएगा और देखना आप भाई भैया को सांसद बनाएंगे तो कितने प्यार से, श्रद्धा से आपकी सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।